नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी भारतीय सेना, डिफेंस सेक्टर, डीआरडीओ, उससे संबंधित जो फाइनेंस है, इन सभी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, जिस प्रकार से हाल के समय में हमें परिस्थितियां विश्व में देखने को मिल रही हैं कि हर एक देश अपनी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रहा है। हर एक देश न्यू इंडिजीनियस, कभी एयरक्राफ्ट लेकर के आता है, कभी कोई न्यू टेक्नोलॉजी का हथियार लेकर के चला आता है। यानी कि ये पूरा अपना पावर एक तरीके से आप देखो बैलेंस की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि आज इस नेशन के पास ये है तो उससे हम ये खरीद लेंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे। खुद भी डेवलप बहुत ज़्यादा जो इंडिया है वो रिसर्च और इन सब पे पैसा खर्च कर रहा है। तो हाल ही में सरकार ने हमारे जो डिफेंस सेक्टर उसके लिए 3 बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो कि पूरे भारत के डिफेंस सेक्टर का भविष्य बदल करके रख सकता है। अब ये कैसे भविष्य बदलेगा और कैसे ये दुश्मनों के लिए काल बनेगा, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर 3 न्यूज़ है जिसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भैया कि कैसे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार पैसा खर्च कर रही है, उसके लिए रिवाइज्ड एक तरीके का मैकेनिज्म लेकर के आई है। रिवाइज्ड जो होता है ना सालाना बजट, वो लेकर के आई है। ये वो बजट है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। प्लस इसी के साथ हमने एक नई अपनी बटालियन बना दी है। यस, हमारी भारतीय सरकार ने एक न्यू बटालियन ही डेवलप कर दी है विच इज कॉल्ड दी बाज बटालियन। ये क्या करेगी बाज बटालियन, इसके बारे में समझेंगे। और इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जो हमारी इस डिफेंस सेक्टर में होने वाला है, हमारी सेना में होने वाला है, हमारे इस कह दो कि आप पूरे के पूरे ये जो रक्षा मंत्रालय इसमें होने वाला है, विच इज वॉट कि भैया हमने क्या बनाया है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड फील्ड का एक तरीके से फॉर्मेशन कर दिया है। अब ये क्या है इंटीग्रेटेड जो बैटल ग्राउंड फील्ड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आईबीजी क्या हो जाता है, तो इन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि बहुत बड़ा अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा चेंजमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम जो हमारे दुश्मन हैं, जो बॉर्डर पर दुश्मन है, इन सबको धूल चटा सकते हैं। तो इस पर चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर राजनाथ अनवील्स डीएफपी 2026 टू स्पीड अप डीआरडीओज डिफेंस आर&डी प्रोजेक्ट। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर हम प्रेजेंट समय में बात करें ना, इंडिया हमारा काफी पीछे हो जाता है। और इस सच्चाई को मानने में कोई बुराई नहीं है कि अभी हम वाकई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा खर्च करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली सरकार ने क्या किया, 2026 के लिए बजट रिवाइज किया और इस बार पहले से ज्यादा बजट देते हुए कहा कि भैया देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज, कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज बनाइए, क्योंकि हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भैया ईरान के साथ क्या हुआ, हम देख रहे हैं इजराइल क्या कर रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या चल रहा है और चाइना किस तरीके से अपने आप को स्प्रेड कर रहा है। तो जब जियोपॉलिटिकल पूरा सिचुएशन इस तरीके की हो जहां पर हमें युद्ध जैसी आशंकाएं कभी भी देखने को मिल रही हो, तो इसलिए अपने आप को मजबूत करना बेहतर स्ट्रैटेजी हो जाती है और इंडिया इसी पर अब काम कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर ये खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो डीआरडीओ ने बोला है, ऑनरेबल रक्षा मंत्री टुडे रिलीज द डीआरडीओ's डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, अ मेजर रिफॉर्म टू एनहांस एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक आर&डी प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कहने को हमारे पास 40 रफेल आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे हमें नहीं पता। कहने को हम क्या करने वाले हैं, 5th फाइटर जेट बनाने वाले हैं, लेकिन कब तक बनाने वाले हैं, 2035 तक बनाने वाले हैं। कहने को हमने क्या करना है, हमारा खुद का इंजन बनाना है, लेकिन हमने कावेरी प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, इनमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और प्लस जो बने बनाए एयरक्राफ्ट हमें लेने हैं वो उनकी डिलीवरी भी सही समय पर सुनिश्चित नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास आर&डी की थोड़ी सी कमी हो जाती है, टेस्टिंग की कमी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसी को टैकल करने के लिए काम किया गया। इससे अकाउंटेबिलिटी होगी, हमारा टाइमली एग्जीक्यूशन हो जाएगा चीजों का जो हमने सोच करके रखा होगा। Now, the new framework will accelerate the delivery of critical defense technologies and the weapon system। और जैसे मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी इतनी ज्यादा लेट हो जाती है कई बार कि हमें जरूरत आज है, कल को पता चले आज हम पर पाकिस्तान हमला कर दे, आज चाइना हमारा बॉर्डर क्रॉस कर ले, हमें चाहिए वो वेपन आज, हमें चाहिए अभी 20 रफेल, लेकिन हमें मिलने वाले हैं 10 महीने बाद, तो क्या फायदा। ठीक है, दिस इज द, कहते हैं कि तलवार तो है लेकिन नाना क्या रखी है, तो नाना क्या जो तलवार रखी है उसका हमारे लिए क्या काम हो जाता है, हमें तो अभी चाहिए ना यहाँ पर। और इसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाती थी और भारत ने फाइनली इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। नाउ विल हैज द सेल्फ रिलायंस, सो मिस्टर सिंह सेड द न्यू फाइनेंशियल पावर फ्रेमवर्क वुड एनहांस सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड द सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन द कंट्रीज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इनका कहना है कि भैया ये जो हमने शुरू किया ना, ये हमारा सेल्फ रिलायंस इसको क्या करेगा, मजबूत करेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन द कंट्रीज डिफेंस प्रिपरेशन, और हमारी जो डिफेंस प्रिपरेशन है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग करेगा। और इसीलिए हम ये डीएफपी 2026 डिजाइन करके लाए हैं और इसको हम वेरियस हमारे लेवल पर डिपार्टमेंट में क्या करने वाले हैं,
लागू करने वाले हैं. Now, this revised framework provide dedicated financial provision for trial campaigns, testing, evaluation activities, authorize the sanction of pre-project R&D initiative, and the clearly segregate financial power for grants in aid related the extramural research project, defense innovation. फर्दर इन सारी चीज़ों पर ही हमारा पैसा खर्च होगा, जहां पर पर्टिकुलर हमें क्या करना है, जो टेस्टिंग होगी, जो कैंपेन होगी, जो ट्रायल्स होंगे, इवैल्यूएशन टेस्टिंग्स होगी, ये सब पे पैसा हमारा लगेगा, जिससे कि हमारे पास जो डिलीवरी है और हमें जो फर्दर अपनी चीज़ों को R&D को बूस्ट करना होगा वो बेहतर तरीके से हो जाएगा. नाउ आगे बात कर लेते हैं. इसके लिए अब ये जो पैसा यहाँ पर R&D वगैरह खर्च करी जा रही है, इससे क्या होगा? ऑफकोर्स इससे हमारा न्यू कुछ, हम चाहे ड्रोन सिस्टम में हमें करना हो, चाहे हमें कुछ फर्दर अलग कुछ और न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो उन सारी चीज़ों में बेटर हो पाएगा. तो इसी को देखते हुए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने एक नई बटालियन ही बना दी है और उस नई बटालियन को इसमें इंटीग्रेट किया गया. यानी कि अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, हमारे पास टेस्टिंग का टाइम होगा, हमारे पास न्यू रिसर्च का टाइम होगा, तभी तो हम इस तरीके की और बटालियंस बना पाएंगे. तो फाइनली यहाँ पर सर्विलांस बूस्ट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बाज बटालियन ही बना दी है. न्यू बटालियन इंडिया में आ गई है, विच इज कॉल्ड बाज बटालियन. अब ये बाज बटालियन क्या करेगी और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है बाज बटालियन? देखो, आपको याद होगा गहलवान घाटी संघर्ष हुआ, हमारे सैनिक मारे गए. ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे सैनिक मारे गए. बहुत समय बाद 6 जो ऑफिसर्स जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम सरकार ने उजागर किया. ठीक है, अब देखो बात ही हो जाती कि जब हम बात करते हैं बॉर्डर इलाकों पर, वहां पर गश्ती तो होनी चाहिए, विच इज गुड, जरूरी भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी अपनी और स्ट्रॉन्ग करनी होगी. हमें जब भी हम देखते हैं कि पता चला कि कोई चाइनीज जो ड्रोन है वो पता चला हमारे पूरे क्षेत्र में घूम करके चला गया है, ठीक है, पाकिस्तानी ड्रोन्स हमारे आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स सर्विलेंस करते हैं. तो इंडिया भी अपने सर्विलेंस को बूस्ट करेगा ताकि वो बॉर्डर इलाकों में कोई एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसको देख पाए. जैसे कि अभी न्यूज थी कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर वहां पे एक PLA दायर की गई थी. वहां के जो लोकल लोग होते हैं उन्होंने दायर करी थी कि सरकार आकर के इसमें इंटरवेन करे. हमारे जो चारागांव क्षेत्र हो जाते हैं उसमें जो PLA सरकार यानी कि पाकिस्तान पीपल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर रही है. अब पहले तो ये कहा गया कि हाँ ये न्यूज़ करेक्ट है बिकॉज वहां से आई है और वायर में भी ये न्यूज़ छपी थी, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कुछ बात अवश्य रहेगी. अब सरकार ने क्या है, इस न्यूज़ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इस तरीके से मन में भैया कहानियां ना उत्पन्न हो, प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पे भी सर्विलांस पर हमेशा नजर रखी जाएगी कि किस बॉर्डर इलाके पर क्या हो रहा है. प्लस अभी हमने देखा कि कई बार क्या होता है, जब संघर्ष की स्थिति होती है तो हमारे सैनिकों का बलिदान उसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. किसी की डेथ हो जाए, सोल्जर का लॉस हो जाए, उससे बेटर है कि भैया हमारा एक ड्रोन उड़ा दे वो सोल्जर्स, लेकिन हमारे ना मारे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए. ठीक है, तो इससे हम अपनी सोल्जर्स की जान बचाने में भी कई हद तक क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे. और आपने देखा कि प्रेजेंट जो वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है वहाँ पर ड्रोन्स का बहुत ही बड़ा काम हो जाता है. चाहे वो रशिया यूक्रेन आप वॉर में देख रहे हो, चाहे आपने अभी इजराइल ईरान और US के वॉर में देखा हो, वहां पर ड्रोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. और ड्रोन को लेकर के हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने लगभग 50,000 एक्चुअली 5 लाख न्यू ड्रोन्स डेवलप करने का यहाँ पर प्रोजेक्ट पास किया है. 5 लाख ड्रोन नॉर्थ कोरिया बना रहा है. तो अब आप सोचो, नॉर्थ कोरियन जैसी कंट्री जो है वो ड्रोन्स पर इन्वेस्ट कर रही है, अदर कंट्रीज जो है ड्रोन्स पर इन्वेस्ट कर रही है, तो इंडिया के पास तो प्रॉपर एक बटालियन सर्विलांस के लिए जरूर होनी चाहिए थी. तो इसलिए इंडिया ने इसको किया है. ठीक है, अब ये क्या करेगा हमारा, तो सोर्स इन द इंडियन आर्मी हैव कंफर्म द डेवलपमेंट एंड सेड दैट द न्यू बटालियंस विल बी बिल्ड अप टू द आर्मी existing PRA flights and will comprise a specialist pool to train personnel responsible for operating and the managing reportedly pilot aircraft system. अब ये जो PRA है ये वाला, इसको कहते हैं हम रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम. ये रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम होगा पूरी की पूरी तरीके से. इनमें सैनिकों को एक तरीके से ट्रेंड किया जाएगा कि कैसे आपको ड्रोन चलाना है, कैसे आपको इसको पूरा सिस्टम जो है पर्सनली आप कैसे इसको रिस्पॉन्स करोगे अगर कोई चीज़ हो रही है, तो इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी. इनके लिए एक स्पेशलिस्ट पूल पूरा ट्रेनिंग का बनाया जाएगा जहां पर आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे कि हैंड टू हैंड कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे अटैक, क्या सारी सिचुएशन होती है तो आपको कैसे बचना है, कैसे सीक्रेटली आपको अपना ड्रोन भेजना है, वापस लेकर आ रहा है, कहीं फंस जाता है तो आपको उस टाइम कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है. मतलब सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा उनको. पूरी की पूरी बटालियन एक ट्रेंड कर
कर दी जाएगी कि सर्विलांस के लिए भैया आप अपने बाज भेजिए। बाज नाम ही इसीलिए रखा गया है, ठीक है। टू डिसीजन एस्टैब्लिश द बाज बटालियन सिक्योर sources said that has been driven by the optional lesson for the recent border stand for along the line of actual control LAC with the China, as well as the successful employment of the drone capability during the Operation Sindoor against Pakistan in May last year। तो जैसे कि हमने देखा कि भैया LAC पर भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट ईयर हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्रोन्स का यूज किया था, तो काफी सक्सेसफुल रहा था। तो इसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया कि पूरी एक बटालियन हमें इसको लेकर के बिल्ड करनी है। इसकी हमें कैपेबिलिटी, इससे हमारी क्या होगी, आर्मी की जो कैपेबिलिटी है वो एक्सपेंड होगी, क्योंकि ड्रोन कैपेबिलिटी हमारी बेहतर होंगी और हम एडवांस लेवल के जो ड्रोन्स हैं वो डिजाइन कर पाएंगे। और इन सब के लिए यहाँ पर सरकार ने ऑलरेडी नया फंड हमारा जारी कर ही दिया है कि भैया R&D करो, बेहतर लेवल की चीजों को डेवलप करो, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें पावरफुल बनना है, क्योंकि पावर बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशिया में। सॉरी, आगे बात कर लेते हैं। What are the Indian Army integrated battle group that will change the way it fights? And this is very important, जिसकी मैं बात कर रही थी। ये सारी चीजें तो हमने देखी कि सरकार हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही है। सरकार यानी कि युद्ध की तैयारी तो पूरी करके रख रही है, युद्ध स्तर की तैयारी पूरी तरीके से वो करके रख रही है कि मान लो फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, देन आई विल बी रेडी भैया, क्योंकि हमें नहीं पता है कब क्या हो सकता है। और इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, एक हमारा इंटीग्रेटेड ग्राउंड बैटलफील्ड जिसको हम कहते हैं, ग्रुप बैटल जो है उसका एक निर्माण कर दिया है। अब ये काम कैसे करेगा, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इसको हिस्टोरिकल डिसीजन कहा जा रहा है अब तक के जो हमारे डिसीजंस रहे हैं उनमें, तो उसको समझने के लिए ना आपको पहले ये समझना होगा कि जो पहले हमारे वॉर थे वो ऑपरेट कैसे होते थे, ठीक है। और ये डिसीजन हमने क्यों लिया, देखो मान लो अगर हम बात करते हैं कारगिल का वॉर, तो कारगिल के वॉर के टाइम आपने मूवी जरूर देखी है बॉर्डर, राइट। आपने बॉर्डर में ये देखा होगा कि हम वेट कर रहे हैं कि अभी टैंक वाले जो है वो आएंगे, हम वेट कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट वाले अपने वो एयरक्राफ्ट लेकर के आएंगे, हम वेट कर रहे हैं कि वो भैया अपने रिफाइल जो बम है वो सारी चीजें लेकर के आएंगे। यानी कि अलग अलग बटालियंस हैं, दे आर नॉट इंटीग्रेटेड, एक साथ नहीं है। और उसके लिए हमें यहाँ फोन करना पड़ रहा है, इस वाले कमांड से उनसे परमिशन लेनी पड़ रही है, उन कमांड से उनसे परमिशन लेनी पड़ रही है, सर हमें आपकी आवश्यकता है, आप भेज दीजिए, आप ये बटालियन भेज दीजिए। तो उससे क्या हो रहा है, टाइम टेकिंग। इससे हम जो युद्ध जीतने वाले भी होते हैं, कई बार क्या होता है इन सारी चीजों की वजह से युद्ध हारने की स्थिति भी हमारी आ जाती है, राइट। और युद्ध की अगर मैं बात करूं इन बैटलफील्ड, सेकंड्स मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो बैटल में है उसको पता होता है कि भाई क्या सिचुएशन है। वी आर जस्ट वॉचिंग फ्रॉम अवर होम्स, वी आर जस्ट वॉचिंग फ्रॉम द टीवी जो सिचुएशन है, लेकिन उस समय कितना जरूरी है समय पर वो टैंक आना हम और आप नहीं बता सकते। अगर वो टैंक नहीं आया तो उससे ना जाने कितने सैनिक मर जाएंगे और हमारी एक बाउंड्री लाइन पर किसी अदर देश का कब्जा हो जाएगा। ये इतना क्रूशियल मोमेंट होता है और इसी क्रूशियल मोमेंट को पावरफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ये चीज लेकर के आई है, क्योंकि उसने पास्ट से सीखा और पास्ट से बहुत कुछ सीख करके इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है। एंड दिस इज द टाइम। अब देखो पहले क्या सिचुएशन थी, पहले क्या होता था, हमारे पास हेडक्वार्टर आर्मी कमांड थी नाउ, जहां पर हमारी कमांड्स थी 2 corps each with 3 infantry division and 1 armed division and the integrated support। अब यहाँ पर क्या होता था, इसके 4 पार्ट होती है। एक हमारी होती थी आर्मोर्ड डिवीजन, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सपोर्ट ब्रिज होते थे। दूसरा था हमारी इन्फेंट्री डिवीजन जिसमें 3 आर्म्ड होते थे, 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस होती थी और डिविजनल ट्रूप्स होती थी जिनके पास हथियार बाकी सारी चीजें और वो होती थी। एक होती थी हमारी इन्फेंट्री डिवीजन, एक होती थी इन्फेंट्री डिवीजन जिनमें हमारे IND एसेट्स होते थे, ठीक है, एसेट सारे रखे जाते थे। अभी 4 पार्ट हमें देखने को मिले, इनके भी अलग अलग पार्ट होते थे। बात कर लेते हैं भैया आर्म्ड, अगर हम ब्रिज की बात करें तो 3 आर्म्ड रेजिमेंट होती थी, 1 टैंक यूनिट होती थी। तो अगर हमें टैंक यूनिट की जरूरत है तो हमें पहले क्या इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, भैया हमें एक टैंक यूनिट चाहिए। अगर हमें 3 आर्म रेजिमेंट की जरूरत है हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, 3 आर्म रेजिमेंट को जल्दी से भेजिए बिकॉज वी नीड इट, हमें भैया जरूरत है। इसके बाद मैकेनिज्म, अगर हमें ब्रिज की आवश्यकता है तो फिर किसी और से। इसके बाद सपोर्ट ब्रिज चाहिए, अगर हमें आर्टिलरी चाहिए, एयर डिफेंस चाहिए, हमें इंजीनियर्स चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, सामान चाहिए, कुछ खराब हो गया उसके लिए इंजीनियर चाहिए, फिर अलग से हमें चाहिए। फिर शूट एक्सेस, इन्फेंट्री स्क्वाड चाहिए, इन्फेंट्री प्लाटून चाहिए, सपोर्ट प्लाटून चाहिए जिसमें हमें मोटार, MMG, ग्रेनेड लॉन्चर्स, ETC की जरूरत होती थी, सबसे चाहिए होती थी। तो इसके लिए हमें अलग अलग से परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। अब देखो इतनी सारी डिवीजन, उसके अंतर्गत इतनी सारी चीजें आ रही हैं, हमें जो चाहिए। अब इससे पता चला ये डिवीजन इसके तहत आ रही है, अच्छा हमें तो इनसे बात करना पड़ेगा, ये इसके तहत आ रही है, इसके तहत आ रही है। अब इनको कॉल करो, इनसे बात करो, इनसे कनेक्शन हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, कितनी जल्दी ये पहुंचा देंगे, कितना टाइम टेकिंग ये होने वाला है, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम तक कितने सारे हमारे सैनिक
सामने खड़े होकर के लड़ पाएंगे। दीज ऑल थिंग्स आर टोटली वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करती थी। अब इस पूरे ही सिस्टम को हमने कोलैप्स कर दिया, पूरे सिस्टम को हमने क्या किया, खत्म किया। भैया ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर एक्चुअल में वॉर हो रही होगी ना, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम ऐसे रिस्पॉन्स कर पाए, हमारे को कॉल करके ये सारी चीजें बोल पाए। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक कमांडिंग जनरल बना दिया है और उसके तहत इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप रख दिए। इसमें आपका इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप 1 होगा, बैटल ग्रुप 2 होगा और बैटल ग्रुप 3 होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। और इनके पास सब कुछ होगा, इनके पास एक टैंक बटालियन भी होगी, मोर्टार्स, एजीटी, ग्रेनेड लॉन्चर्स भी होंगे, इनके पास एयर इंजीनियर, लॉजिस्टिक भी होंगे, यानी कि इन सबको एक ही जो फील्ड है उसमें इंटीग्रेटेड कर दिया। अब 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, आप बुलाओ सबको, क्योंकि सब कंबाइंड है। इनके पास सर्विस वाले भी हैं, लॉजिस्टिक्स वाले भी हैं, मोटार भी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है, टैंक भी है, सब कुछ हो गया। अब अलग अलग जगह से इनको क्या है, परमिशन लेकर के बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सबको क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब युद्ध होगा और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कहेंगे भैया IBG 1 भेज दो, IBG 2 भेज दो, जरूरत पड़ रही है IBG 3 को भी भेजो, क्योंकि अब सिचुएशन ज्यादा क्रूशियल हो गई है। ठीक है, तो इसलिए पहले वाले सिस्टम को हमने खत्म कर दिया। अब देखो ये काम कैसे करेगा, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यही है कि ये पूरी तरीके से जो हमारी युद्ध लड़ने की तकनीकी थी ना, उसको ही चेंज कर देगी। हमारी युद्ध लड़ने की तकनीकी बदल गई, पूरी तरीके से चेंज हो गई, बिकॉज हमारे पास इंटीग्रेटेड बैटल फील्ड आ गया जहां पर सब कुछ है। नाउ रोल ऑफ द लेट जनरल बिपिन रावत इन द कॉन्सेप्टलाइजेशन ऑफ IBGs। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये कौन लेकर के आया था, ये लेकर के आए थे हमारे जो जनरल थे, लेट जनरल बिपिन रावत जी, डेथ हो गई जिनकी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे IBGs का। ठीक है, और ये हमारा लगभग चल रहा था शायद पहले 2016 से 2019 के बीच में बात हुई। ये हमारे आर्मी चीफ स्टाफ भी रहे, CDS भी रह चुके थे, तो तब इन्होंने बोला कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज हमारी जो अभी वॉर टेक्निक है ना, वो थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। लेटर द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत pushes to major reforms to make army learner more efficient and the better suited to modern threats. One of 4 key studies he ordered focus on the reorganization and the restriction. इन्होंने reorganize किया पूरी चीजों को, एंड देन इनका IBG आइडिया निकल करके आया। अब देखो ये IBG आइडिया किससे आया, effort to address the issues such as the slow mobilization। अब स्लो मोबिलाइजेशन है यहाँ पर चीजों का, ठीक है, बिकॉज हमें टैंक चाहिए तो हमें पर्टिकुलर वहां पर जो कमांड है, हेड है, उससे बात करनी पड़ेगी, फिर हमारे पास टैंक आएगा। दिस इज स्लो मोबिलाइजेशन, तुरंत नहीं हो रही है चीजें। ठीक है, प्लस हाई मैन पावर कॉस्ट, और इससे हाई मैन पावर कॉस्ट, क्योंकि सारी कमांड्स को अलग अलग मैनेज करना, उनके बाकी चीजों, उनका रख रखाव, तो सारा कुछ कॉस्टली हो जाता है, पैसा भी ज्यादा लग रहा था। ठीक है, देन जनरल रावत एम्फसाइज द TTTR, ट्रिपल TR, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया विच इज थ्रेट, टेरेन, टास्क एंड रिसोर्सेस। अब ये क्या करेगा, इससे होता क्या है, टू गाइड हाउ दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड एंड इक्विप्ड। तो ये जो हमारे ग्रुप बनेंगे IBG वाले, ये ट्रेंड होंगे थ्रेट को रिकॉग्नाइज करने में कि थ्रेट कैसा है, कैसा थ्रेट आ रहा है बॉर्डर पर। इसके बाद ये ट्रेन होंगे पूरी तरीके से हर एक चीजों में, टास्क बेस पर ये काम कर रहे होंगे, टास्क पूरा करना है इनको, इतने ज्यादा क्विक होंगे, और इनके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद होंगे। इनको जो जैसे रिसोर्स दिया जाना चाहिए, जैसे मतलब इनको TTTR बेसिस पर तैयार किया जाएगा, ताकि इनको थ्रेट कैसा है उसको भाप पाए, उसको देख पाए, ट्रेन हो पाए, उसमें टास्क बेसिस पे काम करें, एंड रिसोर्सेज हो। टू गाइड हाउ दीज ग्रुप्स आर फॉर्म एंड इक्विप्ड, द प्लान्स हैव बीन इज डिस्कस्ड फॉर अबाउट 7 years। 7 साल तक इस प्लान पर डिस्कशन किया गया है, और आफ्टर 7 years इसको अब फाइनली 1 जुलाई से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फ्रॉम द 1st of July हमारा अब ये इंप्लीमेंटेड होगा। नाउ व्हाट आर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, देखो IBGs आर ब्रिगेड, साइज, अलाइन, सेल्फ सफिशिएंट, कॉम्बैक्ट फॉर्मेशन, इनके पास सब कुछ है। इनका पर्टिकुलर एक साइज अलाइन होगा कि भैया इतने में कितने 5000 सैनिक होने चाहिए, 3000 सैनिक होने चाहिए, 2000 सैनिक होने चाहिए। इनके पास सारी आर्टिलरी, बॉम्ब, टैंक, सारी चीजें मौजूद होंगी। सफिशिएंट कॉम्बैक्ट फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हो। ईच ऑफ देम इज tailor made based on the threat, terrain, task. Resource will be allotted based on the 3 T's. अब यहाँ पर they will be able to mobilize within 12 and 48 based on the location. अब यहाँ पर एक चीज मेंशन है कि रिसोर्सेज आपके कैसे एलोकेट किए जाएंगे। जहां पर इस फोर्स को भेजा जाएगा, ये देखा जाएगा कि वहां पर खतरा कितना है, थ्रेट कितना है। थ्रेट पहले T ये हो गया, कितनी आवश्यकता हो जाती है वहां पर, ट्रेन हम देखेंगे कितनी हमें चीजें चाहिए। ठीक है, 30 इज बेस्ड ऑन दी व्हाट, टास्क,
कितना हार्ड और कितना मॉडरेट टास्क है हमारा, तो उस अकॉर्डिंग हमारे कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसको देख करके हमारी जो बटालियंस हैं वो अलॉट की जाएंगी पर्टिकुलर प्लेसेस पर। हमारे जैसे बॉर्डर एरिया हो जाते हैं, चाहे अरुणाचल का हो जाए, चाहे उधर जम्मू कश्मीर का हो जाए, चाहे LAC हमारा हो जाए, तो क्रूशियलिटी को देखते हुए, खतरे को देखते हुए इनको वहां अलॉट किया जाएगा। ये इतने ज्यादा ट्रेंड और इतने स्ट्रांग होंगे कि ये 12 से 48 घंटे में उस पूरे एरिया में कब्जा कर लेंगे। कब्जा करना इन द सेंस कि भैया तैनात हो जाएंगे जाकर के उस पूरे एरिया में। कॉन्सेप्ट ऑफ IBG पायलट टेस्टेड बाय 9 क्रॉप्स, और इनका एक बटालियन है 9 क्रॉप्स, इसको ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है 9 क्रॉप्स को, ये सब सिखा विखा करके। दे आर रीऑर्गेनाइजिंग बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड द वाइल बी रिस्ट्रक्चर बाय द अगस्त एंड। इनको अगस्त एंड तक पूरी तरीके से ट्रेंड कर दिया गया था, रिस्ट्रक्चर कर दिया गया था, जो कमियां थी उन सबको ठीक कर दिया गया था। और आर्मी विल अप्रोच सेंटर फॉर सैंक्शन आफ्टर दैट। और इसके बाद जब हमने पूरा तैयार कर लिया तब हम सेंटर के पास लेकर के इस प्रोजेक्ट को गए, और सेंटर ने बोला कि भैया 1 जुलाई से इनको क्या करो, भेज दो ग्रुप में, क्योंकि ये तो बहुत ही बेहतरीन है, हमने तो इतना सोचा भी नहीं था। चलो, अब पहले क्या होता था, अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में जब हमने देखा कि 2004 में कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी तो हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसमें हम क्या करते थे, कोल्ड स्टार्ट का मतलब था कि ठंडी शुरुआत। आप ये समझ लो कोल्ड स्टार्ट, यानी कि हम पहले क्या थे कि ऐसा नहीं होता था कि तुरंत हमला करेंगे, हम पहले देखते थे, 2-3 दिन बर्दाश्त करते थे, देन उसके बाद हम डिफेंसिव मोड में आते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। तो 2004 में हमने ये कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी हमारी डेवलप करी, राइट। फॉरवर्ड पोजीशन बैटल ग्रुप्स फ्रॉम दी पॉइंट क्रॉप्स लॉन्चिंग ऑफेंसिव विद 3 डेज, और हमें इसको पूरी तरीके से लॉन्च करने में, सारा कुछ करने में 3 डेज का टाइम लग जाता था, ठीक है। फॉलो ऑन 472 आवर्स में आते थे बैटल ग्रुप में, और इधर हमारी एनिमी टेरिटरी लगी है। अब ये 3 दिन हमारे लिए कितने क्रूशियल हैं आप सभी समझ सकते हो। लेकिन अब जो हमारे पास स्ट्रैटेजी है, अब जो हमने ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बना दिए हैं, ये क्या है, मात्र 24 घंटे से भी कम समय में एक तो आ जाएंगे, ठीक है। फॉलो ऑन फोर्सेस होंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप स्ट्रेटेजी विल सी फॉरवर्ड डिप्लॉय IBGs स्पीडली क्रॉसिंग द बॉर्डर टू कैप्चर टेरिटरी टू बी यूज्ड एज द लॉन्च पैड फॉर द बिगेस्ट ऑफेंसिव्स। और अब हम इसको क्या है, लॉन्च पैड की तरह एक यूज करेंगे कि तुरंत 24 घंटे के अंदर उस टेरिटरी में घुसना है, अपने वो जो लोग हैं उनको मारना है और अपना कब्जे जमा लेना है। इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बेटर स्ट्रेटेजी हमारी अब होने वाली है। तो पुरानी ये जो थका मार स्ट्रेटेजी थी ना, ये खत्म हो गई। अब हमारे पास एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आ गए जो कि जरूरत है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन क्या था, तो ये भी समझ लो क्या था कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। जर्नी ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे चली है हमारी। अगर हम बात करते हैं 1947 से 1950 में, जरूरत क्यों पड़ रही है अभी इसकी, और कितनी बार हमने ये कहा भी है कि भैया हमें जरूरत है एक डॉक्ट्राइन की, हमें जरूरत है अपनी एक नई स्ट्रैटेजी की। फाइनली अभी हमारे पास ये आ भी गया है। जब हमने पार्टीशन देखा, हमने रिफ्यूजी क्राइसिस देखी, हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स देखे, जरूरत पड़ी हमें 1947 to 48 हमने पहला पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर वॉर देखा था, हमें समझ में आया कि यार हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी ही क्या है, अभी थकाऊ टाइप की समझ में आ रही है, इसमें कुछ चेंज जरूर हमें करना पड़ेगा। फोकस ऑन नॉन अलाइनमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिफेंस सीन एज द सेकेंडरी। इस समय हम लोग क्या करते थे, हम बात करते थे कि भैया हमें ना अपने नॉन अलाइनमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना है, हमें अपने जो डिफेंस है ना उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देखना है, उसको हमें सेकेंडरी रखना है, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश की ये स्ट्रैटेजी, ये थिंकिंग थी, ठीक है। फ्रॉम 1947 टू 1950 तक यही हमारी स्ट्रैटेजी रही है और ये हमारे लिए घातक साबित हुई है, राइट। अब देखो इसके बाद होता क्या, 1962 एक वेकअप कॉल इंडिया को मिलता है कि नहीं भैया डिफेंस में पैसा लगाना पड़ेगा, आप उसको सेकेंडरी नहीं रख सकते। आप कैसे डिफेंस को सेकेंडरी सोच सकते हो भाई, कोई देश आपकी टेरिटरी पर कब्जा कर ले रहा है आकर के, वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपको मार के गिरा देगा, आप उसको कह रहे हो कि सेकेंडरी है। 1962 इंडिया को पता चलता है दिस इज द टाइम जहां पर हमें चेंज करना होगा चीजें। इंडिया चाइना वॉर एक्सपोज करता है हमारे डिफेंस नेग्लिजेंस को, जहां हम हारते हैं, जहां पर हमारे बहुत सारे पार्ट को चाइना ने कब्जा कर लिया, एक्साइज जिसको आज हम कहते हैं, लीड्स द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट। और इसके बाद हमने देखा कि भैया हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा, मिलिट्री को रीअसेसमेंट करना होगा, क्योंकि हमने अपने बहुत सारे एरिया को चाइना के हाथों हार चुके थे। दिस इज द रियलिटी। नाउ 1980 आता है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड द रीजनल डॉक्ट्राइन आती है हमारी। तब हम देखते हैं जब हमें पता चला कि भैया इंसर्जेंसी होती है इन पंजाब में, और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट एक्सलेशन हमें देखने को मिलता है। तब हमें पता चलता है कि भैया नेशनल थ्रेट भी तो हो सकते हैं, देश के अंदर भी तो कुछ ऐसे तत्व मौजूद हो सकते हैं ना जो देश के लिए खतरा है। तब हम एनएसजी लेकर के आते, तब हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर्म किया इन 1984, और इंदिरा गांधी डॉक्ट्राइन आता है, प्रिवेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन साउथ एशिया। इसके बाद टाइम इज 1965 टू 1971, जहां पर हमने मिलिट्री असर्शन किया। 1965 वॉर में पाकिस्तान स्ट्रेस मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, एंड 19
1968 क्रिएशन ऑफ RNW एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। उसके बाद हम रॉ लेकर के आते हैं कि भैया देखो ये भी एक तकनीक, साम दाम दंड में सब यूज करना पड़ता है अगर हमें युद्ध को जीतना है। तो इसमें से एक ये सारी चीजें थी कि भैया हमें भेद की तरफ भी जाना पड़ेगा, इनके इंटेलिजेंस को देखना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन 1971 डिसिव विक्ट्री इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडिया हैज रीजनल पावर। और 1965 में ये मान लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा कि भैया नहीं हरा सकते हम। The K2 desk was started in 1979 in ISI to use non-state actors against India. After 1971, when they realized that they cannot defeat India armed forces, this K2 mean Kashmir and the Khalistan. ये मेजर हमारे थे उस समय के, उनका ये कहना था मेजर जनरल सुधाकर जी कि उन्होंने बताया था कि भैया मान चुकी थी पाकिस्तान की जो आर्मी थी कि वो नहीं हरा सकते हैं इंडियन आर्मी को, उनके पास नहीं है इतना पावर। जर्नी ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अब हमें बनाने की बात कही जा रही है फ्रॉम द 1991 जब कोलैप्स होता है यूएसएसआर एंड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आता है 1998 में, हम पोखरा टेस्ट करते हैं, हमारा न्यूक्लियर की तरफ बढ़ते हैं 1999, कारगिल वॉर एक्सपोज करता है हमारा कि भैया क्या सिचुएशन है हमारी। तो इस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई एंड 2000 से हमने काउंटर टेरर फोकस करना चालू किया है। जब 2001 में हमारे पास पार्लियामेंट अटैक होता है, 2008 में मुंबई में अटैक होता है, 2017 में डोकलाम, 2010 में मैरीटाइम, 2019 में चीफ सीडीएस डिफेंस का हम अपॉइंटमेंट करते हैं। इस तरीके से हमने क्या है आत्मनिर्भर भारत जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी अपनाया और धीरे धीरे करके अब हम अपनी चीजों को बेटर कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड ग्लोबलाइज एंड टेक्निकली ड्राइवन डिफेंस प्लानिंग अब हमारी चल रही है। गहलवान क्लैश भी हमने देखा जिसके बाद से हमने अपनी चीजों को और भी ज्यादा बेहतर करना शुरू किया है। सो वी हैव केप्ट स्मैशिंग द एनिमी सिंस कारगिल बट डिडंट क्रॉस बॉर्डर। असली मार तो ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी है दुश्मनों को, ये कहा गया था जनरल जीडी बख्शी के द्वारा जो रिटायर है कि भैया हमने बहुत सारे ऑपरेशन किए, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन इस बार हमने दिखाया कि हमारा पावर क्या हो जाता है। आर्मी सेट टू राइज फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप नेक्स्ट मंथ अंडर द माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स। और माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स के तहत पहला हमारा ये आईजी जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है वो तैनात हो जाएगा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी ये जो 17 क्रॉप्स है इज द फर्स्ट माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप जो कि हमारी बनेगी ऐसे ही क्विक रिएक्शन फोर्स वाली, विल काउंटर द ऑफेंसिव फोर्स अगेंस्ट चाइना लॉन्ग एलएसी। और हम इसको चाइना जो हमारी एलएसी है उसके लिए तैनात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। प्लस यहाँ पर आईबीजी के अंदर अभी 2 डिवीजन हमारी ऑपरेट होंगी। एक होगी हमारी 7 एमएससी जिसमें 59 डिवीजन होगी एंड 23 डिवीजन बाय द सितंबर वो हमारी हो जाएंगे। हाउएवर दिस इज नाउ लर्न्ड हैज टू बी एडवांस टू जुलाई 1 अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग प्लान 4 IBGs and fire support group will be created under the 7 MSG। अब देखो ईच ऑफ 5 विल बी कमांडेड बाय द मेजर जनरल रैंक ऑफिसर और इसको जो कमांड करेंगे आईबीजी को वो मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर होंगे। ईच आईबीजी विल कंप्राइज ओवर 5000 ट्रूप्स और इसमें 5000 ट्रूप्स होंगी जो कि 12 से 13 यूनिट वाली होंगी एंड मे हैव ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इनका ब्रिगेडियर रैंक एक ऑफिसर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारा होगा। सो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आईबीजी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।